थार, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान। राजस्थान का लगभग 58% हिस्सा इसी रेगिस्तान की गोद में बैठा है, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां मई और जून में ऐसी आंधियां चलती हैं जिनकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जहां जमीन के नीचे का पानी इतना खारा है कि पीने के काम नहीं आता, और जहां सदियों से इंसान बारिश का इंतजार करते करते कभी कभी प्यासे ही रह जाते थे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन नामों को सुनकर आज खेतों और फसलों की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन आजादी से पहले और कुछ दशकों तक बाद भी इन जिलों में जीवन का मतलब था रोज पानी के लिए संघर्ष। सन 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ आया बंटवारा, और उस बंटवारे ने एक ऐसी त्रासदी पैदा की जिसे इतिहास की किताबों में कम जगह मिलती है। सिंधु नदी तंत्र की ज्यादातर नहरें, जो सदियों से पश्चिमी पंजाब के खेतों को सींचती थीं, बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से चली गईं। भारत के पास नदियां थीं, लेकिन उनका पूरा पानी अपने लोगों तक पहुंचाने का ढांचा नहीं था। उधर राजस्थान का विशाल रेगिस्तान, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ था, लगभग पूरी तरह बेपानी था। इसी वक्त एक शख्स ने एक असंभव सा दिखने वाला सवाल पूछा, क्या हम हिमालय की नदियों का पानी उठाकर थार तक ले जा सकते हैं? ये शख्स थे कंवर सेन, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर जो उस वक्त सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन में काम कर रहे थे। सन 1948 में उन्होंने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। उनकी दलील सीधी थी, रावी और ब्यास नदियों का जो पानी अभी बिना उपयोग के बह जाता है, उसे अगर हरिके बैराज से उठाकर पश्चिम की तरफ मोड़ा जाए तो बीकानेर और जैसलमेर के लगभग 20 लाख हेक्टेयर रेगिस्तानी जमीन को सींचा जा सकता है। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग का सपना नहीं था, यह एक पूरे इलाके की तकदीर बदलने की योजना थी। लेकिन सपने और हकीकत के बीच एक बड़ी दीवार थी, पानी का अधिकार। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी तंत्र के पानी को लेकर दशकों तक बातचीत और तनाव चलता रहा। आखिरकार सन 1960 में वह ऐतिहासिक पल आया। सितंबर 1960 में कराची में सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुए। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस संधि के तहत सतलुज, रावी और ब्यास, ये 3 पूर्वी नदियां पूरी तरह भारत के उपयोग के लिए तय हुईं, और इसी के साथ राजस्थान कैनाल परियोजना को वह कानूनी आधार मिला जिसका वो इंतजार कर रही थी। प्रस्तावित नहर के लिए लगभग 7.6 मिलियन एकड़ फुट पानी आवंटित किया गया। 29 अक्टूबर 1948 को जब इस परियोजना की औपचारिक रूपरेखा बनी, तब इसका नाम था राजस्थान कैनाल परियोजना। योजना थी कि यह नहर 2 चरणों में बनेगी। पहले चरण में हरिके से हनुमानगढ़ तक फीडर कैनाल और फिर मुख्य नहर बीकानेर तक। दूसरे चरण में नहर को और आगे जैसलमेर और बाड़मेर तक ले जाना था। कागज पर यह योजना साफ थी, लेकिन जमीन पर एक ऐसे रेगिस्तान में जहां रेत के टीले हर मौसम में अपनी जगह बदलते हैं, जहां गर्मी धातु को मोड़ देती है और जहां दूर दूर तक कोई स्थायी बस्ती नहीं, इस सपने को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। यह थी उस महायज्ञ की शुरुआत जो दशकों तक चला, जिसमें हजारों मजदूरों का पसीना बहा, जिसमें इंजीनियरों ने रेत और धूप से लड़ते हुए हिसाब लगाए, और जिसने अंततः थार के सीने पर एक नीली रेखा खींच दी, हिमालय के पानी की। मार्च 1958 पंजाब के फिरोजपुर जिले में, जहां सतलुज और ब्यास नदियां आपस में मिलती हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर एक निर्माण स्थल पर मशीनों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। ये उस महायज्ञ का पहला दिन था जिसकी नींव 10 साल पहले कंवर सैन के दफ्तर में एक कागज पर रखी गई थी। राजस्थान कैनाल परियोजना अब सिर्फ नक्शे पर नहीं थी, वो जमीन पर उतर रही थी। लेकिन इससे पहले कि नहर खुदती, एक और जरूरी काम हो चुका था। हरिके बैराज, वो ढांचा जो इस पूरी परियोजना की सांस थी, 1952 में बनकर तैयार हो गया था। सतलुज और ब्यास के संगम के ठीक नीचे हरिके गांव के पास इस बैराज को खड़ा किया गया। यह कोई विशाल बांध नहीं था जो पानी को महीनों तक रोके रखे। यह एक डायवर्जन बैराज था। इसका काम था नदी के बहाव को काबू में रखना, उसे एक तरफ मोड़ना और अलग अलग फीडर नहरों के जरिए उस पानी को इंसान की जरूरत के मुताबिक बांटना।
हरिके बैराज पर 3 मुख्य नहरें निकलती हैं, फिरोजपुर फीडर, मक्खू कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल। इनमें से राजस्थान फीडर, जिसे बाद में इंदिरा गांधी कैनाल का पहला हिस्सा कहा गया, इस पूरी परियोजना की रीढ़ है। राजस्थान फीडर कैनाल की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। इसमें से लगभग 170 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में पड़ता है और बाकी 34 किलोमीटर राजस्थान में। यह नहर पंजाब के फिरोजपुर जिले से निकलती है, मुक्तसर और फरीदकोट के इलाकों से गुजरती है, हरियाणा के सिरसा जिले के पश्चिमी हिस्से में दाखिल होती है और आखिरकार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली गांव के पास जाकर खत्म होती है। यहीं से इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होती है। यानी राजस्थान फीडर असल में एक डिलीवरी चैनल है, वो पाइपलाइन जो हिमालय के पानी को राजस्थान की दहलीज तक पहुंचाती है। अब सवाल आया, इस नहर को कैसे डिजाइन किया जाए? इंजीनियरों के सामने कई चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती थी नहर का आकार, यानी क्रॉस सेक्शन। इतने बड़े पैमाने पर पानी ले जाने के लिए नहर को काफी चौड़ा और गहरा बनाना था। तय हुआ कि मुख्य नहर की ऊपरी चौड़ाई लगभग 43 मीटर रहेगी, निचली चौड़ाई लगभग 35 से 36 मीटर और पानी की गहराई 6.4 मीटर। हरिके बैराज पर नहर की पानी उठाने की क्षमता तय की गई लगभग 18,500 क्यूसेक्स, यानी प्रति सेकंड सैकड़ों घन मीटर पानी। यह कोई छोटी मोटी नाली नहीं थी, यह एक नदी जितनी बड़ी संरचना थी जिसे इंसान के हाथों खोदा जाना था। दूसरी बड़ी चुनौती थी रिसाव। रेतीली जमीन पानी को बहुत तेजी से सोख लेती है। अगर नहर की दीवारों और तल को कच्चा छोड़ दिया जाए तो कैनाल में छोड़ा गया पानी राजस्थान पहुंचने से पहले ही जमीन में समा जाएगा। इसलिए यह फैसला किया गया कि राजस्थान फीडर को पूरी तरह लाइन किया जाएगा, यानी नहर की पूरी आंतरिक सतह पर कंक्रीट टाइल्स बिछाई जाएंगी। एक बेड पर सिंगल टाइल लाइनिंग और साइड ढलानों पर डबल टाइल लाइनिंग। हर टाइल का आकार था लगभग 30.5 सेंटीमीटर गुणा 15.2 सेंटीमीटर गुणा 5.1 सेंटीमीटर। सीमेंट मोर्टार की पतली परत पर जमाई गई। यह उस वक्त भारत में किसी सिंचाई नहर की सबसे बड़े पैमाने पर की गई लाइनिंग परियोजनाओं में से एक थी। राजस्थान कैनाल बोर्ड, जिसमें केंद्र सरकार, राजस्थान, पंजाब और केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे, 1958 में गठित किया गया। इसी बोर्ड की निगरानी में निर्माण कार्य शुरू हुआ। 204 किलोमीटर लंबे फीडर की खुदाई में हजारों मजदूर लगे। पंजाब के खेतों के बीच से नहर की खुदाई हो रही थी। इसका मतलब था जमीन अधिग्रहण, खेती को अस्थायी नुकसान और सड़कों पुलों का फिर से निर्माण। नहर के रास्ते में जहां कहीं सड़क या रेलवे लाइन आती थी, वहां क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने पड़े, जैसे कि एक्वाडक्ट्स, सुपर पैसेज और अंडरपास। सन 1961 में एक ऐतिहासिक पल आया। 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पहली बार पानी छोड़ा, यानी नहर में पहला प्रवाह शुरू हुआ। हिमालय की बर्फ का पिघला हुआ पानी जो सतलुज और ब्यास बनकर आया, जो हरिके में रुका और अब पहली बार एक इंसान निर्मित नाली से होकर राजस्थान की धरती पर बहने लगा। और फिर 1 जनवरी 1967 को नहर का पानी पहली बार मोहनगढ़ पहुंचा, जैसलमेर जिले का एक सुदूर गांव जो कभी पानी के नाम पर सिर्फ रेत जानता था। राजस्थान फीडर 1964 तक बनकर तैयार हो गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई रेगिस्तान के भीतर अभी बाकी थी। मसीतावाली, हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव। यहां से राजस्थान फीडर कैनाल खत्म होती है और इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होती है। यह वो मोड़ है जहां नहर पंजाब हरियाणा की खेती वाली जमीन छोड़कर थार के असली मैदान में कदम रखती है। यहां से आगे का 189 किलोमीटर का सफर मसीतावाली से बीकानेर जिले के पुगल तक स्टेज 1 के मुख्य नहर निर्माण की असली परीक्षा थी। और यह परीक्षा किसी भी पहले के भारतीय सिंचाई प्रोजेक्ट से अलग थी। जैसे ही मुख्य नहर की खुदाई राजस्थान के भीतर शुरू हुई, इंजीनियरों को वो जमीन मिली जो किसी भी रेगिस्तानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ढीली उड़ती हुई रेत। थार की जमीन की सतह कहीं कहीं 60 मीटर तक ऊंचे टीलों वाली है, जो हर मौसम में थोड़ी थोड़ी खिसकती रहती है। नहर खोदो, कुछ हफ्तों बाद वापस आओ, रेत फिर वापस आ जाती है। यह एक नहर नहीं बन रही थी, एक रेगिस्तान से जद्दोजहद चल रही थी। सबसे पहला काम था अलाइनमेंट।
यानी नहर किस रास्ते से जाएगी। इंजीनियरों ने देखा कि थार की जमीन में एक पुराना प्राकृतिक ढाल मौजूद है, वही पैलियो चैनल, जहां कभी हजारों साल पहले सरस्वती नदी बहती थी। इसी प्राकृतिक ढलान का फायदा उठाने का फैसला लिया गया। नहर की ग्रेडियंट यानी प्रति किलोमीटर ढाल बेहद धीमी रखी गई, लगभग 1/12,000। इसका मतलब था कि हर 12 किलोमीटर पर जमीन मात्र 1 मीटर नीचे आती है। यह इतनी सपाट ढाल थी कि नहर में पानी बिना किसी पंप के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से बहता रहे। लेकिन जमीन सपाट नहीं थी। रास्ते में रेत के टीले आते थे, छोटी छोटी प्राकृतिक नालियां आती थीं, जिनमें बारिश का पानी अस्थायी रूप से बहता था। जहां नहर का रास्ता किसी ऐसी नाली को काटता था, वहां क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने पड़े, साइफन एक्वाडक्ट्स, जिनमें बाढ़ का पानी नहर के नीचे से निकल सके बिना नहर को नुकसान पहुंचाए। जहां नहर ऊंचाई पर चलती थी, वहां कट और एम्बैंकमेंट बनाने पड़े, और जहां रेत के बड़े टीले थे, वहां पहले उन्हें काटा गया, समतल किया गया और फिर नहर का बेड बिछाया गया। Smart F&O signals with auto-drawn charts. रेत की समस्या सिर्फ खुदाई तक नहीं थी। जब नहर बन जाती थी, तब भी हवा रेत उड़ाकर नहर में भर देती थी। इससे नहर का बहाव धीमा होता था, डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी कम पहुंचता था और नहर की लाइनिंग को भी नुकसान होता था। इस समस्या का इलाज निकाला गया, अफॉरेस्टेशन। 1965 से नहर के दोनों तरफ पेड़ों की पट्टियां लगानी शुरू की गईं, जिन्हें शेल्टर बेल्ट कहा गया। मुख्य नहर के दोनों तरफ 15 से 25 कतारें, ब्रांचों पर 5 से 10 कतारें। डालबर्जिया सीसू, यूकेलिप्टस, बबूल, नीम जैसे पेड़ जो रेगिस्तान की गर्मी और खुश्की में टिक सकते थे। ये शायद भारत का पहला सिंचाई प्रोजेक्ट था जिसमें वन रोपण को परियोजना के ढांचे का हिस्सा बनाया गया था। स्टेज 1 के तहत मुख्य नहर के साथ साथ एक विशाल डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क भी बन रहा था। मुख्य नहर से कई ब्रांच कैनालें निकलती थीं। रावतसर ब्रांच, नौरंगदेसर ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच, पुगल ब्रांच। ये ब्रांचें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर जिलों के खेतों तक पानी पहुंचाती थीं। स्टेज 1 की डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली की कुल लंबाई लगभग 3,450 किलोमीटर तक पहुंची। इस पूरे नेटवर्क में करीब 200 डायवर्जन पॉइंट और लगभग 45 कंट्रोल गेट लगाए गए ताकि पानी का बंटवारा सुव्यवस्थित रहे। लेकिन यह सब जितना सुनने में व्यवस्थित लगता है, जमीन पर उतना नहीं था। पैसों की कमी, राजनीतिक उदासीनता, भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब ने परियोजना की रफ्तार बार बार तोड़ी। स्टेज 1 को 1971 तक पूरा होना था, लेकिन 1971 आया और गया, 1975 आया और गया। 1980 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद इस नहर का दौरा किया और इसे राष्ट्र की जीवन रेखा बताया, तब भी स्टेज 1 अधूरी थी। आखिरकार 1983 से 86 के बीच स्टेज 1 को पूर्ण घोषित किया गया, अपने मूल कार्यक्रम से लगभग 20 साल पीछे। लेकिन जब पानी बहा, जब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के खेतों में गेहूं और कपास लहलहाए, जब बीकानेर के उत्तरी हिस्सों में पहली बार किसानों ने रबी की फसल काटी, तब उस देरी का दर्द थोड़ा कम हुआ। स्टेज 1 ने लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया। स्टेज 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ नहर नहीं थी, वो था वो बदलाव जो जमीन पर दिखने लगा। जो जिले कभी पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे, जहां एक कमजोर मानसून पूरे जिले को अकाल की तरफ धकेल देता था, वहां अब एक स्थायी पानी का स्रोत था। श्री गंगानगर, जो आगे चलकर राजस्थान का अन्न भंडार कहलाया, उसकी नींव इसी स्टेज 1 में रखी गई। लेकिन असली रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का दक्षिणी हिस्सा अभी भी इंतजार में था। पुगल, बीकानेर जिले का एक सुदूर इलाका, यहां तक स्टेज 1 की मुख्य नहर पहुंची थी, लेकिन यह थार का सिर्फ उत्तरी हिस्सा था। असली रेगिस्तान, जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा, बाड़मेर, चुरू अभी भी बेपानी था, और इन इलाकों तक पानी ले जाने में एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती थी जो स्टेज 1 में नहीं थी। स्टेज 1 में जमीन काफी हद तक सपाट थी, इसलिए नहर गुरुत्वाकर्षण से बह सकती थी। लेकिन स्टेज 2 का इलाका ऊंचा नीचा था, जगह जगह रेत के ऊंचे टीले थे और कुछ इलाके मुख्य नहर के तल से ऊपर थे, यानी पानी वहां खुद ब खुद नहीं पहुंच सकता था, उसे उठाना पड़ेगा।
यहीं से स्टेज 2 की सबसे बड़ी तकनीकी पहचान सामने आई, लिफ्ट कैनाल। कुल 7 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई गईं। ये लिफ्ट कैनालें मुख्य नहर के बाईं तरफ से निकलती है, यानी दक्षिण की तरफ, और बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पंपिंग स्टेशनों की मदद से पानी को ऊंचाई पर उठाकर उन इलाकों तक पहुंचाती है जहां गुरुत्वाकर्षण से पानी नहीं जा सकता। कुछ लिफ्ट कैनालें पानी को 60 मीटर तक की ऊंचाई पर उठाती हैं। इनमें से एक प्रमुख है कंवर सैन लिफ्ट कैनाल, जो उन्हीं इंजीनियर के नाम पर है जिन्होंने इस पूरी परियोजना की नींव रखी थी। यह लिफ्ट कैनाल बीकानेर शहर और उसके आसपास के 99 गांवों को पेयजल भी उपलब्ध कराती है। एक और महत्वपूर्ण योजना है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल, जो हनुमानगढ़, चुरू और झुंझुनू जिलों तक पानी पहुंचाती है। स्टेज 2 की शुरुआत 1974 के आसपास हुई। निर्माण की जिम्मेदारी फिर से राजस्थान कैनाल बोर्ड और राज्य सरकार की थी, लेकिन इस बार इलाका और भी कठिन था। जैसलमेर की तरफ जाते हुए मुख्य नहर ऐसी जमीन से गुजरती है जहां रेत के टीले कभी कभी बहुत घने हैं, गर्मी अत्यधिक है और निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं थीं। मजदूरों के लिए अस्थायी टेंट कैंप बनाए गए। सामग्री ऊंटों और ट्रकों पर लाद कर रेगिस्तान के भीतर ले जाई गई। पंपिंग स्टेशनों के लिए भारी मशीनरी दूर दूर से मंगवाई गई। उन्हें रेत में उतारा गया और वहां नींव बनाकर स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1987 को एक ऐसा पल आया जिसे जैसलमेर के लोग नहीं भूले। उस दिन स्टेज 2 की मुख्य नहर का पानी पहली बार मोहनगढ़ तक पहुंचा, जैसलमेर जिले के उस सुदूर गांव तक जो कभी पूरी तरह पानी की कमी में जीता था। एसएससी एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिए, पीडब्ल्यू एसएससी वाला का एसएससी सिलेक्शन उत्सव लाइव है। जीता था। मुख्य नहर की कुल लंबाई अब 649 किलोमीटर हो गई थी। स्टेज 2 का डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क लगभग 5600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। स्टेज 2 का कमांड एरिया लगभग 14 लाख हेक्टेयर था, जो स्टेज 1 से कहीं बड़ा था। मोहनगढ़ से आगे नहर की कहानी खत्म नहीं हुई। वहां से सागर मलगोपा ब्रांच कैनाल निकलती है, 96 किलोमीटर लंबी, जो पश्चिम की तरफ जाती है और जैसलमेर के और गहरे इलाकों को पानी देती है। और आगे चलकर बाबा रामदेव सब ब्रांच कैनाल, जो दक्षिण की तरफ मुड़कर बाड़मेर की तरफ बढ़ती है और गडरा रोड तक पहुंचती है, जो पाकिस्तान की सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर है। यानी भारत का यह पानी सीधे देश की सरहद तक पहुंचा। इस पूरे स्टेज 2 के साथ एक और काम बड़े पैमाने पर हुआ, कमांड एरिया डेवलपमेंट। सिर्फ नहर खोद देना काफी नहीं था। पानी मिलने के बाद लोगों को जमीन चाहिए थी, घर चाहिए थे, बाजार चाहिए थे। राजस्थान सरकार ने नहर के आसपास के इलाकों में नई कॉलोनियां बसाईं। जमीन आवंटित की गई, खासकर उन परिवारों को जो राजस्थान के दूसरे हिस्सों से यहां आए। खेत बांटे गए, नहर के किनारे किनारे सड़कें बनी, स्कूल खुले, छोटे छोटे बाजार उठे। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां 10-15 साल में एक पूरा सामाजिक ताना बाना बुन गया। जनगणना के आंकड़े यह साफ बताते हैं। जैसलमेर जिले की आबादी 1971 में लगभग 98,000 थी। 2011 तक वो आबादी लगभग 6.7 लाख हो गई। बीकानेर जिले की आबादी उसी दौर में 4 गुना से ज्यादा बढ़ी। यह सिर्फ जनसंख्या वृद्धि नहीं थी, यह एक रेगिस्तान का मानवीकरण था, जो पानी की एक नीली लकीर से संभव हुआ। स्टेज 2 2010 तक आधिकारिक रूप से पूर्ण हुई, अपने मूल शेड्यूल से लगभग 15 साल पीछे। लेकिन जो बदलाव आया वो अपूर्ण शेड्यूल के बावजूद पूरा था। जब किसी इंजीनियरिंग चमत्कार की कहानी सुनाई जाती है तो अक्सर सिर्फ जीत के पल दिखाए जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल की असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां सफलता का जश्न थोड़ा फीका पड़ने लगा। एक ऐसी समस्या जो किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि नहर के पानी ने खुद पैदा की। जिस रेगिस्तान को पानी से बचाने का सपना था, वहां कुछ हिस्सों में पानी जरूरत से ज्यादा हो गया और उसने जमीन को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इस समस्या का नाम है वाटर लॉगिंग और सेकेंडरी सैलिनाइजेशन, यानी जमीन का जल भराव और उसके बाद मिट्टी में नमक का जमना। और यह समस्या उतनी सीधी नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसे समझने के लिए थार की जमीन के भूगर्भ में जाना होगा। थार की रेतीली मिट्टी के नीचे कुछ हिस्सों में एक कठोर परत होती है जिसे जिप्सम हार्ड पैन कहते हैं। यह परत पानी को और नीचे जाने से रोकती है। जब ऊपर से सिंचाई का पानी आता रहा
और नीचे जाने का रास्ता नहीं था तो पानी धीरे धीरे जमीन में जमा होने लगा। भूजल स्तर ऊपर उठने लगा और जैसे जैसे पानी वाष्पित होता गया उसमें घुले हुए नमक की परत जमीन की सतह पर जमती गई। नहर से रिसाव यानी सीपेज इस समस्या की एक और बड़ी वजह थी। नहर की लाइनिंग 60-70 के दशक में जो बिछाई गई थी वो दशकों के पानी के दबाव और रेगिस्तान की कड़कड़ाती गर्मी में धीरे धीरे टूटने लगी। कंक्रीट टाइल्स में दरारें आईं, जोड़ों में खुलापन आया। इन दरारों से नहर का पानी जमीन में रिसने लगा। एक अध्ययन में यह पाया गया कि राजस्थान फीडर से रिसाव इतना था कि पंजाब के फरीदकोट जिले के आसपास के 11 गांव वाटरलॉग हो गए और राजस्थान के कमांड एरिया में यह समस्या और भी गंभीर थी। शोधकर्ताओं के एक अनुमान के अनुसार आईजीएनपी के कमांड एरिया का लगभग 50% हिस्सा किसी न किसी हद तक वाटरलॉगिंग से प्रभावित हुआ। असर सीधे खेतों पर दिखा। जहां गेहूं और सरसों लहलहाती थी वहां जमीन पर सफेद नमक की परत चढ़ने लगी। जड़ें मिट्टी में सांस नहीं ले पाती, फसल पीली पड़ जाती, उपज गिरती। कुछ किसानों की जमीन जो एक बार उपजाऊ हो गई थी फिर से बंजर होने लगी। लेकिन इस बार वजह पानी की कमी नहीं, पानी की अधिकता थी। यह एक विडंबना थी जिसे शब्दों में समझाना आसान है लेकिन जिसे जीना मुश्किल था। इसके साथ साथ एक और गंभीर समस्या सामने आई, नहर की पानी ले जाने की क्षमता का घटना। मूल डिजाइन में हरिके पर नहर की क्षमता लगभग 18,500 क्यूसेक्स थी, लेकिन दशकों तक पानी के निरंतर प्रवाह, लाइनिंग की टूट फूट और गाद जमने से यह क्षमता घटते घटते लगभग 11,500 क्यूसेक्स तक रह गई, यानी तकरीबन 38% की कमी। जितना पानी किसानों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। नहर के टेल एंड पर, यानी जो किसान सबसे दूर थे, उन्हें और भी कम पानी मिलता था। इन सब समस्याओं का इलाज ढूंढा गया कई तरफ से। एक उपाय था बायो ड्रेनेज, ऐसे पेड़ लगाना जो अपनी जड़ों से जमीन का अतिरिक्त पानी खींच लें, यूकेलिप्टस, कैजुअरिना जैसे पेड़। दूसरा उपाय था सबसरफेस ड्रेनेज, यानी जमीन के नीचे ड्रेनेज पाइप बिछाना जो जमा हुए पानी को बाहर निकाले। तीसरा और सबसे बड़ा कदम था नहर की पूरी रीलाइनिंग, यानी पुरानी टूटी हुई लाइनिंग को हटाकर नई लाइनिंग लगाना। इसी के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3,291 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरियाज शुरू किया गया। इस परियोजना का मकसद था मुख्य नहर और फीडर नेटवर्क की रीलाइनिंग करना, 7,000 हेक्टेयर वाटर लॉग्ड जमीन को पुनः कृषि योग्य बनाना और नहर की पानी ले जाने की क्षमता को फिर से 20,000 क्यूसेक्स तक बढ़ाना। यह सिर्फ मरम्मत नहीं थी, यह एक नई पीढ़ी के लिए नहर को फिर से तैयार करने की कोशिश थी। इस परियोजना पर काम जारी है और 2026 तक भी इसके कई चरण प्रगति पर हैं। समस्या को स्वीकार कर लेना और उसे ठीक करने की जिद रखना, यही इस नहर की असली विरासत का हिस्सा है। मई 2025 राजस्थान की सीमा पर तनाव का माहौल था। देश के सरहदी जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों को पानी की तत्काल जरूरत थी। ऐसे में एक फैसला लिया गया जो इस नहर की रणनीतिक अहमियत को साफ दिखाता है। इंदिरा गांधी कैनाल को तय समय से पहले खोला गया। 10 सरहदी जिलों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। यूपी टेट एग्जाम जुलाई में है, पर क्या आप अभी भी निश्चित की गई। यह सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं थी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अदृश्य स्तंभ था जो उस वक्त सबसे जरूरी था। यह घटना अकेले यह बताने के लिए काफी है कि इंदिरा गांधी कैनाल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1961 में थी जब पहली बार पानी बहाया गया था। लेकिन 2025 से 26 में यह नहर सिर्फ पानी बहाने का काम नहीं कर रही, इसे एक नई तकनीकी पहचान भी मिल रही है। राजस्थान सरकार स्काडा सिस्टम को तैनात कर रही है, यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसके जरिए नहर के मुख्य कैनाल और उससे निकलने वाली शाखाओं में पानी का स्तर रियल टाइम में देखा जा सकेगा, गेट्स को दूर से नियंत्रित किया जा सकेगा और किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपने हिस्से का पानी कब आएगा यह जान सकेंगे। दशकों तक जो काम एक इंजीनियर पैदल घूमकर रजिस्टर में लिखकर करता था, अब वो एक डिजिटल डैशबोर्ड पर दिखेगा। यह बदलाव छोटा नहीं है। 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क को डिजिटल रूप से मॉनिटर करना, यह एक इंजीनियरिंग चुनौती है
जो नहर बनाने जितनी ही जटिल है, और 3,291 करोड़ रुपए की रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चल रही है, वो अभी पूरी नहीं हुई। कुछ हिस्सों में रीलाइनिंग का काम जारी है, कुछ हिस्सों में पूरा हो चुका है। लक्ष्य है कि नहर की पानी ले जाने की क्षमता फिर से 18,500 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक्स तक की जाए। यह वो नहर नहीं रहेगी जो थकी हुई है, यह एक नई नहर होगी जो अगले 50 साल के लिए तैयार हो। और भविष्य की तस्वीर और भी बड़ी है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके बाद एक नई योजना सामने आई, इंडस सतलुज लिंक कैनाल। 113 किलोमीटर लंबी यह नई लिंक कैनाल, जिसमें 12 टनल शामिल हैं, पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब को पूर्वी नदियों से जोड़ेगी और अंततः हरिके बैराज तक पहुंचाएगी। इसकी प्री फीजिबिलिटी स्टडी जून 2025 में शुरू हुई और 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। यानी इंदिरा गांधी कैनाल, जो अभी रावी ब्यास के पानी पर निर्भर है, भविष्य में और भी बड़े जल स्रोत से जुड़ सकती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखें, यह नहर सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, यह एक पूरे इलाके के कायाकल्प की कहानी है। श्री गंगानगर, जो कभी रेत का मैदान था, आज राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। गेहूं, कपास, सरसों, मूंगफली, ये फसलें आज उस जमीन पर लहलहाती हैं जहां 1948 में कंवर सैन ने रेत के सिवा कुछ नहीं देखा था। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे शहरों को पेयजल मिल रहा है। चुरू के 175 गांव, बीकानेर शहर और उसके आसपास के 99 गांव, इन सब की प्यास इसी नहर से बुझती है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग 1.5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में इस नहर पर निर्भर हैं। जैसलमेर के वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, लगभग 95% की बढ़त, वो देश के किसी भी जिले में हुई वन वृद्धि से तुलनीय नहीं है। वो रेत के टीले जो कभी बेलगाम थे, आज पेड़ों की जड़ों में जकड़े हैं। वो जमीन जहां कभी गाय, ऊंट और भेड़ें ही रहती थीं, आज खेती के खेत हैं। और वो लोग जो कभी एक कमजोर मानसून में पूरे परिवार को लेकर पलायन कर जाते थे, उनमें से कई आज अपनी जमीन के मालिक हैं। यह नहर अभी पूरी नहीं हुई और शायद यह कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी कहानी हर 10 साल में एक नया अध्याय जोड़ती है। कभी नई ब्रांच, कभी लिफ्ट स्कीम, कभी रीलाइनिंग, कभी SCADA, कभी नया लिंक कैनाल। 1948 में कंवर सैन ने जो सपना एक कागज पर रखा था, वो सपना 2026 में भी खत्म नहीं हुआ। वो बस बदलता रहा है, गहराता रहा है और थार की रेत में अपनी जड़ें और मजबूत करता रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल, मरु गंगा, थार की गंगा, एक ऐसी नदी जो किसी पहाड़ से नहीं उतरी, बल्कि इंसान के हाथों से बनाई गई, जो हिमालय की बर्फ से शुरू होती है, पंजाब के खेतों से गुजरती है, हरियाणा की मिट्टी को छूती है और राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर जीवन बन जाती है। यह सिर्फ एक नहर नहीं, यह एक देश का वो संकल्प है जो कहता है, हम रेगिस्तान को भी हरा कर देंगे। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भारत की असली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज जानना चाहते हैं। द ब्लू